हेलो गाइस। तो हम पढ़ रहे हैं जनरल फार्माकोलॉजी यूनिट 1। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी पार्ट 4 है ये। इससे पहले हम पार्ट 3 तक कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पार्ट 1 से पार्ट 3 में हमने कौन से टॉपिक्स कवर किए थे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पार्ट 1 में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी, कंटेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ ड्रग, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। पार्ट 2 में हमने डिटेल डिस्कशन किया था सोर्स ऑफ ड्रग्स के बारे में, और पार्ट 3 में हमने केमिकल नेचर ऑफ ड्रग और एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या होता है रूट? रूट मतलब होता है कोई भी पैसेज, कोई भी पाथ, ऐसा पाथ जिससे हम ड्रग अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं या उसको लेते हैं। वो ड्रग फ्लूइड के फॉर्म में हो सकती है, टैबलेट के फॉर्म में हो सकती है, इंजेक्शंस के फॉर्म में हो सकती है, किसी भी तरह की ड्रग हो सकती है। तो हम उसको किस वे में लेते हैं वो हम पढ़ते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या वेराइटीज़ होती हैं, क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो हमने ड्रग के रूट को 3 तरह से क्लासिफाई किया है। सबसे पहला है ओरल, जिसको हम एक्सटर्नली लेते हैं, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हम कोई भी ड्रग जो एक्सटर्नली लेते हैं, बाहर से लेते हैं, उस ड्रग को हम ओरल के अंदर रखते हैं। पैरेंट्रल इंजेक्शंस के फॉर्म में होते हैं। जो भी इंजेक्शंस हम बॉडी में लगाते हैं वो बहुत सारे रूट्स हो सकते हैं अलग अलग, वो अकॉर्डिंग टू डिजीज़ पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा रूट प्रेफर करेंगे, पर जो भी इंजेक्शंस लगते हैं वो पेरेंट्रल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट थर्ड है टॉपिकल। टॉपिकल जो होता है वो लोकल रूट होता है। तो अब हमने ये समझ लिया है कि 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, ओरल, पेरेंट्रल और टॉपिकल। तो बहुत सी जगह पे ये 4 क्लासिफिकेशन के फॉर्म में भी दिया हुआ है और इन्हेलेशनल को इनने अलग क्लासिफाई किया है। हम बात करते हैं टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। तो कोई भी ऐसी ड्रग जिसको हम बॉडी सरफेस पे अप्लाई करते हैं या उसका एप्लीकेशन करते हैं, जो कि स्किन होता है या म्यूकोसा मेम्ब्रेन होता है। तो ऐसी कोई भी ड्रग जो हम लोकली अप्लाई करते हैं, मतलब जहाँ पर हमें चोट लगी है वहाँ पर हम उस ड्रग को अप्लाई कर रहे हैं, तो वो ड्रग हमारी टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है। इसका एडवांटेज हम देखेंगे, ये एक सिंपलेस्ट मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब ये बहुत आसान तरीका है कोई भी ड्रग को लेने का। दूसरा, हम इसको उसी साइट पे अप्लाई करेंगे जहाँ पर हमें चोट लगी है या इंजरी है या कुछ भी है, तो हम उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ को उस पर्टिकुलर जगह से क्योर करेंगे। इसका डिसएडवांटेज है कि जो ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है वो डिपेंड करता है ड्रग की सॉल्युबिलिटी कैसी है। तो इसमें जो हम ड्रग कंसिडर करते हैं, जैसे क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, पेस्ट हो गया, डस्टिंग पाउडर हो गया। तो जैसे जब कभी चोट लग जाती है तो हम कोई भी ऑइंटमेंट लगा लेते हैं, रैशेज़ हो जाते हैं तो हम पेस्ट अप्लाई करते हैं, तो वो हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं। तो जो भी चीज़ हम अपने बॉडी सरफेस पे अप्लाई करेंगे वो आएगा टॉपिकल के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी एक्सटर्नल रूट होते हैं, तो उसमें सबसे पहला है ओरल। तो ओरल में हम जो भी ड्रग अपने मुंह से लेते हैं, अपने माउथ से लेते हैं, वो ड्रग आती है ओरल के अंदर। तो इसका एडवांटेज है कि ये एक बहुत कॉमन मेथड है, ये कोई भी इंसान अपने आप ड्रग को ले सकता है। दूसरा, ये सेफ़ होता है। मोस्टली ड्रग्स टैबलेट्स के फॉर्म में ही अवेलेबल होती हैं, जो कि बहुत कन्वीनियंट होती हैं किसी के लेने के लिए। नेक्स्ट, कन्वीनियंट होती हैं जैसा कि मैंने बोला, और इकोनॉमिक होती हैं, मतलब ये टैबलेट्स जो होती हैं या ओरल जो भी हम ड्रग लेते हैं वो बहुत आसान तरीके से मिल जाती हैं और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो जब हम कोई भी टैबलेट अपनी बॉडी में लेते हैं तो उसको अंदर जाके डिसइंटीग्रेट होने में और पूरा फंक्शन परफॉर्म करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसका जो एक्शन है वो स्लो रहता है। दूसरा, ये गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी भी
कॉज करती है। मतलब जैसे कि आपके स्टमक में कोई दिक्कत भी हो सकती है, आपको हो सकता है ये दवा सूट ना करे या आपको इससे ब्लॉटिंग हो जाए, तो ऐसे कंडीशंस भी आ सकती हैं। तीसरा ये है कि ये जो टैबलेट्स या जो भी ओरल हम ड्रग्स देते हैं, ये हम एक कॉन्शियस पर्सन को ही दे सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप ले सकता है। अगर कोई पर्सन अनकॉन्शियस है तो उसको इस मेथड से हम ड्रग नहीं दे सकते। तो इसमें हम ड्रग्स देखेंगे, तो इसमें है लॉरेंजिस और ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स। नेक्स्ट हम एक्सटर्नल में बात करेंगे सबलिंगुअल की। सबलिंगुअल में क्या होता है कि कोई भी ड्रग हम लेते हैं उसको अपनी टंग के नीचे रखते हैं और वहाँ पे वो डिज़ोल्व होती है और ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है टिश्यू के थ्रू। तो इसका एडवांटेज देखेंगे, इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। तो क्या होता है कि कोई भी ड्रग हम लेते हैं और वो तुरंत माउथ में ही डिज़ोल्व होके एब्जॉर्ब हो रही है, ब्लड में जा रही है, तो वो एक्शन जल्दी शो करती है। ये सेफ़ होती हैं और कन्वीनियंट होती हैं, कोई भी इनको ईज़िली अपने आप ले सकता है, इसमें कोई स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है। इकोनॉमिक होती हैं, मतलब ईज़िली अवेलेबल होती हैं और हर कोई इनको अफोर्ड कर सकता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये कभी कभी गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी भी कॉज कर देती है। तो इसमें जो ड्रग आती हैं वो है नाइट्रोग्लिसरीन, मीराज़ालपीन। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। अब हम बात करेंगे पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसमें जो सबसे पहला रूट है वो है इंट्रावेनस। इसको हम मेनली आईवी रूट के नाम से जानते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कोई भी जो हम ड्रग लेते हैं या जो भी इंजेक्शन्स लेते हैं, वो इंजेक्शन्स हम डायरेक्टली वेन में लेते हैं। वो नीडल के थ्रू भी हो सकता है या ट्यूब के थ्रू भी हो सकता है। तो अब देखते हैं इसका एडवांटेज। तो इसका सबसे पहले एडवांटेज जो है वो है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। मतलब कि हम जो भी इंजेक्शन वो वेन में ले रहे हैं तो वो डायरेक्टली हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है और इसलिए वो बहुत तुरंत एक्शन शो करता है और बहुत जल्दी एक्शन शो करता है। ये मोस्टली इमरजेंसी केसेस में दिया जाता है, जैसे कोई इंसान सब कॉन्शियस है या किसी को बहुत पेन हो रहा है जिसको दवा लेने का टाइम नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस जो होती हैं इमरजेंसी कंडीशंस, उसमें हम मोस्टली इंट्रावेनस प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है क्योंकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत हाई होती है, ये 100% बायो अवेलेबिलिटी शो करता है क्योंकि ये तुरंत सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके तुरंत एक्शन शो करता है। तो जो चीज़ हमारी बॉडी में तुरंत जाके तुरंत एक्शन शो करती है तो उसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले डिसएडवांटेज जो है कि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का एक रिस्क रहता है कि हम कोई भी इंजेक्शन ले रहे हैं जो डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, तो इसमें इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। दूसरा है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारी बॉडी का पार्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में कुछ साइड इफ़ेक्ट भी शो हो सकते हैं। तीसरा ये कि ये पेशेंट्स के लिए उतना कन्वीनियंट नहीं होता है, इसको लगवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, नर्सेस के पास जाना पड़ता है, तो ये इंसान खुद जनरली नहीं लगाता है, इसको लगाने के लिए किसी के पास जाना पड़ता है स्किल्ड पर्सन के लिए, वरना ये पेनफुल भी हो सकता है। तो अब देखेंगे कि कौन कौन से ड्रग्स इस मेथड से हम लेते हैं। तो कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, डोपामीन हो गया, एपिनेफ्रिक हो गया, नॉन एपिनेफ्रिक हो गया। तो ये सब कुछ ड्रग्स हैं जिनको हम इंट्रावेनस रूट से लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रामस्कुलर रूट की। तो इंट्रामस्कुलर रूट में ये होता है कि जो भी इंजेक्शन हम लेते हैं वो डायरेक्टली मसल के अंदर लेते हैं। तो इंट्रावेनस में जो इंजेक्शन लिया वो हमने लिया वेन्स में डायरेक्टली, और इंट्रामस्कुलर में जो लिया हमने वो हमने मसल्स में डायरेक्टली इंजेक्शन लिया। तो ये जो मसल्स में इंजेक्शन लगता है इसका एडवांटेज ये होता है कि इसका भी रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। दूसरा कि हम इसको कोलॉइडल फॉर्म में या सोल्यूशन के फॉर्म में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तीसरा है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बहुत यूनिफॉर्म होता है। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो ये एक बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, जब हम मसल में इंजेक्शन लगता है तो ये पेनफुल होता है।
दूसरा, ये एंजाइटी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जब आपको पता होगा कि इसमें पेन होता है तो आप पहले से थोड़ा नर्वस होंगे, आपको थोड़ी एंजाइटी फील होगी। तीसरा ये कि ये जब इंजेक्शन लगता है तो कभी कभी स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनको डैमेज कर सकता है, अगर जिससे आप लगवा रहे हैं वो स्किलफुल नहीं है तो कभी कभी ये आपकी स्मॉल ब्लड वेसल्स को भी डैमेज कर सकता है। तो जो ड्रग्स हम इंट्रामस्कुलर के थ्रू लेते हैं वो ड्रग्स हैं एट्रोपिन, कोडीन और भी ऐसी बहुत सी ड्रग्स हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एट्रोपिन और कोडीन का नाम, जिसको याद करना आसान है। हम बात करेंगे तीसरे की, तो इसमें है सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये जनरली स्किन के नीचे जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसके नीचे होती है डर्मिस, उसके नीचे होती है सबक्यूटेनियस। तो जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है उसमें जो हम इंजेक्शन डायरेक्टली अप्लाई करते हैं वो आता है सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इसके एडवांटेज देखते हैं तो ये हम अपने आप खुद से लगा सकते हैं। दूसरा ये कि इसमें जो सिस्टमिक इन्फेक्शन होते हैं उनके चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता। तीसरा ये कि इसमें हम मल्टीपल डोजिंग कर सकते हैं, कहीं भी अलग अलग जगह पर हम इसको इंजेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे डिसएडवांटेज की, तो इसमें वॉल्यूम लिमिटेशन होती है। जो इसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जहाँ से हमने इंजेक्शन लगाया, क्योंकि वो स्किन की लेयर के अंदर है, तो कभी कभी होता है कि वो स्किन के ऊपर सरफेस पे ही वो जो ड्रग हमने इंजेक्शन में डाली थी वो रिटेन कर जाए, वहीं पर ही रह जाए। तो जो ड्रग ऊपर रह गई वो कभी कभी एडवर्स इफ़ेक्ट कॉज कर सकती है। तीसरा कि कोई भी इंजेक्शन जब लगता है तो वो पेशेंट्स के लिए उतना एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो इसमें जो ड्रग्स हम इस फॉर्म में लेते हैं वो है इंसुलिन और हेपारिन। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक होते हैं और ख़ुद से रोज़ डेली इंसुलिन के इंजेक्शन्स लेते हैं, तो वो इंजेक्शन सबक्यूटेनियस लेयर में ही लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्राथीकल की। तो ये जो ड्रग होती हैं इनको हम CNS में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। जो CNS में ड्रग्स डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट होती हैं सब एरिकनॉइडल स्पेस के थ्रू, वो होती हैं इंट्राथीकल। तो अब इसका एडवांटेज देखते हैं। तो ये जनरली जब हम एनेस्थीसिया देते हैं और जब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है बॉडी में या किसी भी पार्ट में, जैसे कोई भी ऑपरेशन होना होता है तो बहुत पेन होता है ऑपरेशन के बाद भी, तो जब ऐसी कोई कंडीशन होती है तो हम इंट्राथीकल प्रेफर करते हैं। दूसरा कि ये ड्रग डायरेक्टली मेनिंजेस में लगाई जाती है। तीसरा ये कि जो भी ये ड्रग बहुत जनरली जो ड्रग होती हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं क्रॉस करती, पर ये जो ड्रग होती है जो इंट्राथीकल रूट से लगाई जाती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर लेती है। इसका डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो जो ड्रग इतनी हमारी CNS के किसी पार्ट में लग रही है, तो आप CNS से समझ रहे होंगे कि कितना एक इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी का पार्ट है CNS, जो बहुत ही जल्दी कोई भी एक्शन रिएक्शन शो कर सकता है। तो जो इंजेक्शन इंट्राथीकल लगते हैं उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस में लगाया भी जाता है और उनकी जो नीडल्स होती हैं वो ऐसी कंडीशन एसेप्टिक कंडीशन में रखी भी जाती हैं, क्योंकि ये हम लोग की बॉडी के अंदर लगता है। तो ये जनरली काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है। और ऐसे जब इसको हम लगवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम किसी से भी इस इंजेक्शन को लगवा रहे हैं। ये इंजेक्शन बहुत ही प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स होते हैं या जो प्रोफेशनल नर्सेज होती हैं जो ऑपरेशंस में होती हैं वो जनरली इस इंजेक्शन को लगाती हैं बॉडी में। तो इसमें जो हम ड्रग लेते हैं वो स्पाइनल एनेस्थीसिया जनरली लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेट इंजेक्शंस की। तो जेट इंजेक्शंस जो होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं और तुरंत वो नीडल लेस होती हैं, तो उसमें नीडल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको लगाने से तुरंत जल्दी एक्शन शो होता है। इसका एडवांटेज है कि ये स्पीड
मतलब जल्दी बॉडी में हम लोग डाल सकते हैं। जनरली ड्रग एडमिनिस्ट्रेड हो सकती है। दूसरा ये है कि ये एक सिंपल प्रोसेस है और पेशेंट्स को जनरली ये एक्सेप्टेबल होता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये अगर रेगुलर यूज़ में हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है और कभी कभी छोटी या हल्की ब्लीडिंग कॉज कर सकता है हमारी स्किन पे। तो इसमें जो ड्रग होती हैं वो इंसुलिन, जनरली इंसुलिन इंजेक्शन आते हैं तो उसके फॉर्म में होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रामेड्युलरी। तो इंट्रामेड्युलरी जो होती हैं वो हम मेडुलरी रीजन में लेते हैं। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत फास्ट होता है और इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो ये बहुत पेनफुल होता है, रिस्की होता है, और रिस्की होता है तो इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करना बहुत नेसेसरी होता है। अगर कुछ भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो कंटामिनेट हो जाता है तो ये बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो इसमें जो हम ड्रग्स जनरली देते हैं वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में देते हैं। तो अब हम बात करेंगे इन्हेलेशनल की। तो जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आप 4 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन को डिवाइड कर सकते हैं, ओरल, पेरेंट्रल, टॉपिकल और इन्हेलेशनल। मैंने यहाँ इन्हेलेशनल को पेरेंट्रल के अंदर ही रखा है, आप ऐसे भी रख सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इन्हेलेशनल में क्या होता है कि कोई भी ड्रग जो कि हम गैशियस फॉर्म में या एरोसोल के फॉर्म में लेते हैं जिसको हम इन्हेल करते हैं तो वो ड्रग्स आती हैं इन्हेलेशनल के अंदर। इसका एडवांटेज देखेंगे तो इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है कि क्योंकि ये गैशियस फॉर्म में होती हैं जनरली, ये लंग्स के थ्रू जाके बहुत जल्दी एक्शन शो करती हैं। दूसरा कि इसका सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल होता है। जैसे कि अस्थमा में हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग इन्हेलर्स लेते हैं, रोटाहेलर्स लेते हैं, तो वो सब जो होता है वो खुद से लेते हैं, उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से लोग न्यूमलाइज़र भी घर पे ले लेते हैं। तीसरा है रैपिड एब्जॉर्प्शन। तो क्योंकि ये गैशियस फॉर्म में होता है इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि इसमें पुअर डोजिंग होती है, मतलब कि कोई भी डोज़ हम लेते हैं तो उतना एक्यूरेट नहीं होती है कि कितने अमाउंट में हमने ली। दूसरा कि ये हमारी जो लंग्स में पल्मोनरी एपिथेलियल टिश्यू है उसको भी इरिटेट कर सकता है। अगर वो कोई भी जो ड्रग है वो आपके बॉडी से कंपैटिबल नहीं हुआ तो वो आपकी बॉडी में एडवर्स इफ़ेक्ट भी शो कर सकता है, पल्मोनरी एपिथेलियम में इरिटेशन कॉज करके। तो इससे जो हम ड्रग्स लेते हैं वो जनरली वोलेटाइल गैसेस होती हैं जो कि हम एनेस्थीसिया में लेते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि अस्थमा में हम लोग इन्हेलर्स लेते हैं। तो ये थी पूरी वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं जिससे हम ड्रग को लेते हैं। इससे पहले मैंने तीनों वीडियो बनाई हैं और उसमें ये भी बताया है कि कौन कौन से टॉपिक मैंने कवर किए हैं। तो अगर आपको वो सब वीडियोस देखनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।